अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसानुल्लाह, आपका साइंस एंड इंग्लिश मेंटोर। आज डियर स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की वीडियोस की पहले चैप्टर से, आज पहले चैप्टर का दूसरा टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक जो है उसका नाम है मोल। मोल एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। और मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि वो इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर के अंदर मोल के कंसेप्ट को मुकम्मल तौर पर समझने की और कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मोल क्या है? अब मोल जो है वो एक मतलब मोल को समझाने के लिए, इससे पिछला जो मेरा लेक्चर था स्टोक्योमेट्री के हवाले से, स्टोशियोमेट्री, उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करूँगा। स्टोक्योमेट्री में हम क्या पढ़ते थे, आप इसको रिकॉल करें। स्टोक्योमेट्री में हम जो मैटर है, मैटर की क्वांटिटी की बात करते हैं। देखो, मैटर की दो एस्पेक्ट से बात हो सकती है। एक, कितना मैटर है, और नंबर टू, कौन सा मैटर है। एक उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस हो सकती है, क्वांटिटी के हवाले से बात हो सकती है, और एक उसकी क्वालिटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो सकती है। तो स्टोक्योमेट्री में हम क्वांटिटी की बात करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टेंट्स से मिलकर कितने प्रोडक्ट्स बने, बात क्वांटिटी की होगी। तो ये स्टोक्योमेट्री का मेन कंसर्न था, मेन सब्जेक्ट था, मेन टॉपिक था। अब क्वांटिटी की बात तो हो गई, अब क्वांटिटी को किस चीज़ में नापते हैं, क्वांटिटी को किस चीज़ में मेजर करते हैं, क्वांटिटी के लिए हम कैसे हम क्वांटिटी को मालूम करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, फिर टॉपिक की तरफ आता हूँ। अगर मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि मुझे चीनी चाहिए, मुझे शुगर चाहिए, तो उसको मेरी बात समझ नहीं आई। जब मैं उसको कहता हूँ कि मुझे 1 किलोग्राम या 1 केजी या 1 किलो मुझे चीनी चीनी चाहिए, तो उसको मेरी बात समझ आ गई। इसी तरह अगर मैं किसी दूध वाले के पास जाता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ मुझे दूध चाहिए, तो उसको मेरी बात समझ नहीं आई। जब मैं उसको कहता हूँ कि मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, तो उसको मेरी बात समझ आ गई। अगर मैं कपड़ों की दुकान पे जाता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि मुझे कपड़े चाहिए, तो उसको मेरी बात समझ नहीं है। जब मैं उसको कहता हूँ कि मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो अब उसको मेरी बात समझ आ गई। इसी तरह अगर मैं किसी मतलब दुकान पे जाता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि मुझे बनाना चाहिए, केले चाहिए, तो उसको मेरी बात समझ नहीं आई। जब मैं उसको कहता हूँ कि मुझे 1 दर्जन केले चाहिए, तो उसको मेरी बात समझ आई। तो ये जो हमने दर्जन लफ्ज़ यूज़ किया, हमने मीटर लफ्ज़ यूज़ किया, किलोग्राम लफ्ज़ यूज़ किया, लीटर लफ्ज़ यूज़ किया, ये है यूनिट्स। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूनिट्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें क्वांटिटी की मिकदार का पता चल जाए कि भाई कितनी क्वांटिटी है, और हमारी बात जो है वो सुनने वाले को समझ आ जाए। तो जिस तरह ये सारे यूनिट्स है, तो मोल भी एक यूनिट है। मोल कुछ भी नहीं है बल्कि एक यूनिट है जिससे आप मिकदार मालूम करते हो। अब किसकी मिकदार मालूम करते हो, वहाँ पर तो मैंने चीनी की बात की, वहाँ पर मैंने जो है कपड़े की बात की, दूध की बात की। यहाँ पर हम किसकी मिकदार मालूम कर रहे हैं, हम पार्टिकल्स की मिकदार, क्योंकि केमिस्ट्री में हम मैटर पढ़ते हैं, और मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है, और पार्टिकल्स का मतलब है एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। हम एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी को मालूम करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है मोल। ये मोल का बेसिक कंसेप्ट है, और वो तो बड़ी चीज़ें हैं। केमिस्ट्री की दुनिया में ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, यानी कायनात का जो, यूनिवर्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा ज़र्रा है, वो एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स है। तो इनकी क्वांटिटी के लिए हम मोल इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले मोल की तरफ मैं आता हूँ। मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया, आपको क्लियर हो गया। अब मोल क्या है? मोल लैटिन वर्ड मोलस से निकला है, जिसका मतलब है ह्यूज क्वांटिटी। एक बड़ी मिकदार को हम मोल कहते हैं, और ये लैटिन वर्ड मोलस से निकला है। तो मोल को समझाने के लिए मजीद मैंने यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज़ मोल। मोल, सबसे पहले सिंबल की बात करते हैं। मोल का जो सिंबल है वो है MOL। सिंबल शॉर्ट नेम को कहते हैं। मोल को शॉर्टली हम MOL लिखते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है? N से। अगर N लिखा होगा तो आप समझ जाना कि ये मोल की बात हो रही है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? मैंने सिंपल अल्फाज में लिखा है व्हाट इज़ मोल। इन सिंपल वर्ड्स, आसान अल्फाज में, इट इज़ द नेम ऑफ अ क्वांटिटी। ये एक मिकदार का नाम है, एक मिकदार का नाम है। अच्छा, इट इज़ अ यूनिट, ये एक यूनिट है टू मेजर, जिससे आप मेजर कर सकते हैं पार्टिकल्स। ये एक ऐसा यूनिट है जिससे आप पार्टिकल्स की मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको आप नाप सकते हो, उसकी आप क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं। और पार्टिकल्स का मतलब क्या है? एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। अच्छा, फिर मज़ीद मैंने समझाने के लिए बड़े आसान सी एग्जांपल दी है। मैंने कहा जिस तरह
डज़न, डज़न को उर्दू में दर्जन कहते हैं। जब मैं किसी को कहता हूँ कि मुझे 1 दर्जन कोई भी चीज़ मुझे चाहिए, मैं 1 दर्जन कहूँगा, तो 1 दर्जन वो समझ जाएगा, वो 1 दर्जन में मुझे 12 चीज़ें देगा। अगर मैं कहता हूँ 1 दर्जन एग्स, तो वो मुझे 12 एग्स देगा। तो दर्जन जो है एक क्वांटिटी का नाम है, और इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है? 12। इसी तरह पेयर भी एक क्वांटिटी का नाम है। अगर मैं किसी से कहता हूँ अ पेयर ऑफ शूज़, एक शूज़ का जो है एक पेयर, तो वो समझ जाएगा कि एक पेयर में 2 शूज़ होंगे। तो पेयर भी एक क्वांटिटी का नाम है। जिस तरह डज़न, पेयर, किलोग्राम ये क्वांटिटीज़ का नाम है, इसके अंदर एक ख़ास मिकदार होती है। तो इन द सेम वे मोल भी एक क्वांटिटी का नाम है, और मोल के अंदर कितनी मिकदार होती है? देखो, मोल हम यूज़ करते हैं पार्टिकल्स के लिए, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स के लिए। अब मोल के अंदर कितनी मिकदार है? मोल के अंदर 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अगर मैं एटम्स की बात करता हूँ, तो एक मोल एटम्स के अंदर इतने एटम्स होंगे। अगर मैं आयंस की बात कर रहा हूँ, तो एक मोल आयंस के अंदर इतने आयंस होंगे, 6.02 10⁻23 आयंस। अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ, तो एक मोल मॉलिक्यूल्स के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो व्हाट इज़ मोल? आसान अल्फाज में मोल जो है वो कुछ नहीं है, बल्कि एक मिकदार की नाम है, एक मिकदार का नाम है, क्वांटिटी का नाम है। किसकी मिकदार का? पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स का मतलब क्या है? एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 मोल, इनफैक्ट 1 मोल दर हकीकत इज 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। 1 मोल असल में इतने पार्टिकल्स को कहते हैं, और पार्टिकल्स का मतलब है एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, मोल की और भी डेफिनेशंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको इस नंबर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो 6.02 10⁻23 है, इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। इसको इसलिए एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता है क्योंकि इसका सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था वो कमीलो एवोगैड्रो, ये एक इटालियन केमिस्ट भी थे और ये प्रीस्ट भी थे। इसने सबसे पहले इसका कंसेप्ट दिया था। एवोगैड्रो नंबर, जो कि ये नंबर है, इसको हम एन ए से लिखते हैं। एन भी कैपिटल होगा, ए भी कैपिटल होगा, मगर ए को थोड़ा सा हम छोटा लिखेंगे और नीचे लिखेंगे। जब भी एन ए आपके सामने आ जाए, तो इसका मतलब है एवोगैड्रोस नंबर। अब ये जो नंबर है, ये तो हमने 10 की पावर में लिखा है। साइंटिफिक नोटेशन से, साइंटिफिक नोटेशन एक मेथड है जिससे आप नंबर को 10 की पावर में लिखते हैं। जब इस नंबर को हम 10 की पावर के बगैर लिखे, तो ये नंबर बन जाता है, यानी 602 के साथ 21 जीरोस लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 21 जीरोस। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर में चेंज करना है। तो देखो, यहाँ पर अगर विदाउट 10 पावर लिखूं, तो ये इतना बड़ा नंबर है। यहाँ पर जो है वो डेसिमल आता है। अब डेसिमल को मैं मूव करूंगा 23 पार्ट्स। 23 जो है वो नंबर्स को मैं क्रॉस करके 6 पॉइंट आ जाएगा। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। मैंने इसको 23 डिजिट जो है क्रॉस करके इसको 6.0 बनाया, इसलिए 10 की पावर के साथ क्या आ गया? 23। तो 6.02 10⁻23 ये नंबर भी सही है, और इसको मैं इस तरह ओपनली लिखूँ, ये नंबर भी सही है। हमने इसको 10 की पावर में इसलिए चेंज किया था कि इसके साथ कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसको लिखने में ज़्यादा टाइम न लग जाए। तो 6.02 10⁻23 जो कि ये नंबर है, इस नंबर को हेक्सिलियन कहते हैं। अब अगला सवाल ये है कि ये हर नंबर, कोई नंबर छोटा होता है, कोई बड़ा नंबर होता है, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इस नंबर को हेक्सिलियन कहते हैं। हाउ ही इज दिस नंबर, इस नंबर को हेक्सिलियन कहते हैं। और ये कितना बड़ा नंबर है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी शख्स के पास जो है इतने नंबर के कैंडीज हो, कैंडीज वो छोटे कैंडीज, चॉकलेट वगैरह जो बच्चे खाते हैं, तो इतने नंबर के कैंडीज को रखने के लिए कितनी जगह चाहिए? इतने नंबर के कैंडीज को रखने के लिए सारी जमीन की जो प्लेनेट है उसकी जगह चाहिए। ये देखो कितना बड़ा नंबर है। इफ यू हैव 6.02 10⁻23 कैंडीज, इट विल ऑक्यूपाई अ स्पेस एज बिग एज प्लेनेट अर्थ। इसको रखने के लिए जमीन जितनी जगह चाहिए, ये इतना बड़ा नंबर है। अच्छा, अगर किसी शख्स के पास इतने नंबर के बिस्किट्स हो और वो बिस्किट्स को एक दूसरे के ऊपर रखता जाए, तो ज़मीन से सूरज तक पहुंच जाए, और फिर वापस सूरज से ज़मीन तक, फिर ज़मीन से सूरज तक, इस तरह करते 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 200 बिलियन टाइम्स, 200 बिलियन टाइम्स उसको ज़मीन से सूरज और सूरज से ज़मीन तक आना पड़ेगा। ये इतना बड़ा नंबर है, इतनी बड़ी तादाद है। अगर किसी के पास इतने कैंडीज़ हो तो उसके लिए इतनी जगह चाहिए, इतने बिस्किट्स हो तो ज़मीन से आसमान तक इतना स्पेस चाहिए, इतनी बार उसको जाना पड़ेगा।
अच्छा, अगर इतने नंबर के एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स आपके पास हो और उन एटम्स को मैं आपसे कहूँ कि इसको गिनना शुरू करो और आप कितनी स्पीड से गिन रहे, 1 सेकेंड में आप 5 मिलियन एटम्स गिन सके। हालांकि ये नामुमकिन है, सिर्फ समझाने के लिए ये आपको बताया जा रहा है कि अगर आप 1 सेकेंड में 5 मिलियन एटम्स गिन सके और आपके पास 6.02 × 10⁻23 एटम्स हो, तो इतने एटम्स को इस स्पीड से गिनने के लिए भी कितने साल चाहिए? बिलियंस ईयर्स चाहिए। ये देखो, इफ वी वर एबल टू काउंट एटम्स एट द रेट ऑफ 5 मिलियन पर सेकेंड, कॉमा, इट वुड टेक अबाउट बिलियन ईयर्स। ये इतना बड़ा नंबर है। तो इतने तो हमारे पास ना कैंडीज हो सकते हैं, ना इतने हमारे पास यानी बिस्किट्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज है। कायनात का जो सबसे छोटा ज़रा है वो है एटम। एटम से भी छोटी चीज़ें हैं, वो चीज़ें जिससे बाज़ाते खुद एटम्स बने हैं, वो उसके पार्टिकल्स कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एनी हाउ, एटम्स कायनात के सबसे छोटे ज़रे हैं। अगर हमारे पास इतने एटम्स हो, 6.02 × 10⁻23, तो इतने एटम्स को रखने के लिए एक छोटे से बीकर के अंदर ये सारे एटम्स आ जाएंगे। तो एक छोटे से बीकर के अंदर इतने सारे एटम्स आ गए। सवाल ये है कि इतने एटम्स इतने छोटे बीकर के अंदर, वो इसलिए क्योंकि एटम का साइज छोटा है। एटम के साइज के छोटे होने से हमें ये फायदा हुआ कि इतने एटम्स को रखने के लिए बीकर के सिर्फ थोड़ा सा आपको जगह चाहिए, थोड़ी सी आपको जगह चाहिए। अच्छा, ये जो है यानी इतने एटम्स को रखने के लिए इतनी कम जगह क्यों चाहिए? क्योंकि एटम की साइज की वजह से। एटम इतना छोटा है, यानी कायनात का जो सबसे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स इज एटम। कायनात का सबसे छोटा ज़रा जो है वो एटम है। यानी इतना छोटा साइज होने की वजह से इसको इतनी जगह देनी पड़ी। एटम कितना छोटा है? मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक डॉट के अंदर, अगर यहाँ पर मैं एक डॉट लिखता हूँ तो शायद दूर वाले को नज़र भी ना जाए। इस एक डॉट के अंदर 20 लाख एटम्स है, 2 मिलियन एटम्स, 20 लाख एटम्स। और जब हम एक सांस लेते हैं, एक सांस लेने का मतलब ये है कि आपने ऐसे सांस लिया और सांस वापस अंदर आया और बाहर चला गया। इस एक सांस के अंदर कितने एटम्स एक्सचेंज होते हैं? एटम्स एक्सचेंज्ड इन वन ब्रेथ, 26.8 ट्रिलियन एटम्स। एक सांस में इतने एटम्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं। तो एटम का साइज छोटे होने की वजह से फायदा ये हुआ कि इतने नंबर ऑफ एटम्स जो है इतने छोटे से बीकर के अंदर आ जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें पता है कि ये 1 मोल है और 1 मोल के अंदर 6.02 × 10⁻23 एटम्स है। क्या हमने इसको गिने हैं? इम्पॉसिबल। इसको इसको दुनिया के कोई इंसान जो है, कोई भी ताकत इसको गिन नहीं सकता। तो हमें कैसे पता चला? तो हमने इसको गिनने से बचाने के लिए हमने सिर्फ इसका वजन किया है कि भाई हमने इसका वजन किया और वजन जो है वो मालूम किया। वजन जब मालूम किया तो हमें पता चला कि अच्छा, इतने वजन में इतने पार्टिकल्स है। और वजन हमें, मास का हमें कहाँ से पता चला? पीरियोडिक टेबल से। अब देखो, एक जो है 1 मोल हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है। 1 मोल हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है। ये हमें किसने बताया? पीरियोडिक टेबल। अब हमने कहा 1 मोल हाइड्रोजन 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर 6.02 × 10⁻23 एटम्स आ गए। तो गिनने की जरूरत नहीं है, हमने उसका मास मालूम किया और मास हमें किसने प्रोवाइड किया? पीरियोडिक टेबल ने प्रोवाइड किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई शख्स मुझे ये कहे, किसी के फैक्ट्री वाले के पास आ जाए कि मुझे 1 मोल कैंडीज बना कर दे दो, तो 1 मोल कैंडीज का मतलब है 6.02 × 10⁻23 कैंडीज। तो क्या ये वो गिन कर देगा? वो तो गिन नहीं सकता। ये इतना बड़ा नंबर है, इसको तो गिनने के लिए पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए। नहीं, वो वजन करेगा। वो वजन करेगा, उस वजन के मुताबिक वो बताएगा कि इसके अंदर इतने पार्टिकल्स हैं। तो ठीक इसी तरह पीरियोडिक टेबल में हमें मास दिया गया है 1 मोल का। 1 मोल का जो मास है उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स है। अब मोल की डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे, मगर उससे पहले सवाल आपके जहन में ये आता होगा कि क्या ये जो एवोगैड्रो है, क्या इसने गिन कर हमें बताया? इम्पॉसिबल। अगेन जवाब इसका ये है कि वो गिन कर हमें कभी बता ही नहीं सकता, ये इतना बड़ा नंबर है। तो हमें उसने कैसे बताया डियर स्टूडेंट्स? उसने जो है असल में, एवोगैड्रो ने हमें ये नंबर नहीं बताया। एवोगैड्रो ने हमें इसका कंसेप्ट दिया। अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। अगर उसकी डेथ ना हुई होती तो शायद वो हमें नंबर भी बताता। एवोगैड्रो क्या काम कर रहा था? वो गैसेस के ऊपर काम कर रहा था। उसने क्या कहा कि ये जो डिफरेंट गैसेस है, डिफरेंट गैसेस का जो सेम वॉल्यूम है, मिसाल के तौर पर 2 बीकर है, इसमें भी ऑक्सीजन गैस है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, 2 डिफरेंट गैसेस है। वो कहते हैं कि डिफरेंट गैसेस, ठीक है, डिफरेंट गैसेस ऑफ द सेम वॉल्यूम, ऐसे डिफरेंट गैसेस जिनका वॉल्यूम सेम हो, यानी अगर ये भी 10 ml है, ये भी 10 ml है डिफरेंट गैसेस,
सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर उनके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो सेम होते हैं। यानी अगर टेम्परेचर भी सेम हो, फॉर इंस्टेंस यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, यहाँ पर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और प्रेशर भी सेम हो, फॉर इंस्टेंस यहाँ पर 1 एटीएम हो, यहाँ पर भी 1 एटीएम प्रेशर हो, तो उसने कहा कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर डिफरेंट गैसेस जिनका वॉल्यूम सेम है उनके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो सेम है। और वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? एक मोल के 6.02 10^23। उसमें असल में कंसेप्ट दिया, और ये जो नंबर हमें दिया वो किसने दिया? वो साइंटिस्ट, उसका नाम था जे लॉ स्मिथ। यहाँ पर ये डी जो है ये साइलेंट है। इस साइंटिस्ट ने हमें जो है कुछ कैलकुलेशंस करके हमें ये नंबर बताया। अगेन मैं कहूँगा उसने गिने नहीं, उसने कैलकुलेशन, उसने वो गैसेस के ऊपर काम कर रहा था, गैसेस के प्रेशर के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, और गैसेस जो है वो उनकी कोलिजन, गैसेस आपस में टकराते हैं। तो उसने कहा कि उसने किस तरह मालूम किया? उसने मीन फ्री पाथ मालूम किया। मीन फ्री पाथ किसको कहते हैं? कि जब दो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, उनके टकराने के बाद उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसने वो मालूम किया, उनकी कोलिजन मालूम की, प्रेशर मालूम किया, वॉल्यूम मालूम किया, टेम्परेचर मालूम किया। ये सारी वैल्यूज पुट करके फिर उसने हमें ये नंबर दिया 6.02 10^23। तो ये अगरचे नंबर तो है एवोगैड्रो के नाम से, मगर एवोगैड्रो ने ये कंसेप्ट, सिर्फ कंसेप्ट दिया था, नंबर कैलकुलेट किया था जे लॉ स्मिथ ने, और उसके साथ जे पेरिन जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर काम कर रहा था, उसने भी इसमें हेल्प आउट किया, और जो है इस नंबर को बताने का कैलकुलेशन से हमें ये एक नंबर बताया। मगर आज की साइंस जो है वो इतना एडवांस्ड हो चुकी है कि आज की साइंस में एक टेक्निक है, इसको कहते हैं एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफिक टेक्निक। एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफिक टेक्निक जो है इसने पॉसिबल बना दिया है कि ये एक मोल के अंदर 6.02 10^23 पार्टिकल्स है, उसने गिनना इसको पॉसिबल बना दिया, ये मॉडर्न साइंस की वजह से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको डिटेल में मोल का कंसेप्ट दिया। मोल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके न्यूमेरिकल्स भी है, जो अगले वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम मोल्स की तो डेफिनेशन एक तो ये आ गई कि मोल जो है वो मिकदार का नाम है, और वो मिकदार है 6.02 10^23। मोल की दूसरी डेफिनेशन ये है कि वन मोल हैज एज मेनी पार्टिकल्स, एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स है जितने C12 के अंदर है। C12 का जब हमने मास देखा एक मोल का, तो वो 12 ग्राम का है। पीरियोडिक टेबल ने हमें ये बताया कि कार्बन 12 जो कि कार्बन का एक आइसोटोप है, उसका मास 12 ग्राम है, और 12 ग्राम एक मोल है। और एक मोल के अंदर अगेन मैं वही बात करूंगा, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 6.02 10^23 पार्टिकल्स है। तो वही बात है, कुछ घुमा कर बताया, यानी किसी भी एटम के एक मोल के अंदर, चाहे वो C12 का हो या H हाइड्रोजन का हो या ऑक्सीजन का, उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कितने होंगे? 6.02 10^23 पार्टिकल्स। एक दूसरी डेफिनेशन ये भी है, देखो हमने कहा कि एक मोल सोडियम जो है वो 23 ग्राम है। किसने बताया? पीरियोडिक टेबल ने बताया। एक मोल सोडियम 23 ग्राम है। अब ये सोडियम एटम है, तो हमने एटम के मास को ग्राम में जाहिर किया है। यहाँ पर एक मोल वाटर जो है वो 18 ग्राम है, इसमें एक ग्राम यानी एक ऑक्सीजन है, ये 16 ग्राम है, और दो हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन 1 ग्राम है, तो दो हाइड्रोजन 2 ग्राम हो गए, 16 + 2 18 ग्राम। यानी एक मॉलिक्यूल जो वाटर का होता है वो 18 ग्राम का होता है। एक मोल वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 18 ग्राम, यानी यहाँ पर हमने एटम के मास को ग्राम में ज़ाहिर किया है, और यहाँ पर मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में ज़ाहिर किया गया। इसी तरह हम किसी भी फार्मूला यूनिट के मास को भी ग्राम में ज़ाहिर कर सकते हैं। फार्मूला यूनिट का जो मास होता है उसको कहते हैं फार्मूला मास, और फार्मूला यूनिट जो है वो असल में एटम्स की सिंपलेस्ट केमिकल कम्बिनेशन होती है, उसमें रेशो सिंपल होती है। देखो सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो रेशो है वो 1:1 है। तो दूसरी डेफिनेशन ये है कि जब आप किसी एटम के मास को, या किसी मॉलिक्यूल के मास को, या किसी फार्मूला यूनिट के मास को, या किसी आयन के मास को ग्राम में जाहिर करते हो, तो इसको भी क्या कहते हैं? मोल। एटॉमिक मास, आयनिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज मोल। तो ये मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन भी बताई। अच्छा, अब ये जो एक सवाल पैदा होता है, वो सवाल ये पैदा हो सकता है कि देखो एक मोल ऑक्सीजन है जो कि 16 ग्राम है, और इसी तरह एक मोल अगर हाइड्रोजन है तो वो 1 ग्राम है। एक मोल कार्बन कार्बन के हम एग्जांपल देते हैं, एक मोल कार्बन 12 ग्राम है, एक मोल हाइड्रोजन 1 ग्राम है। एक मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है, 6.02 10^23, इसके अंदर 6.02 10^23, इसके अंदर इतने एटम्स है, इसके अंदर भी। तो मास डिफरेंट है, मास डिफरेंट है, डिफरेंट एटम्स का मास डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे सेम हो सकते हैं? तो इससे ये पता चलता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो मास पे डिपेंड नहीं करते, वो एक नंबर है, वो नंबर पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता।
इसकी मिसाल इस तरह है कि 1 दर्जन बड़े अंडे हैं, 1 दर्जन छोटे अंडे हैं। अगर आप दोनों को जो है वो वज़न करो तो जो बड़े अंडे हैं इसका वज़न ज़्यादा आएगा, मगर दोनों के अंदर जो अंडों की तादाद है वो सेम रहेगी और 1 दर्जन के अंदर अंडों की तादाद जो है वो 12 है। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। और अगर आप इसको जो है यानी सब्सक्राइब करेंगे, इसको शेयर करेंगे तो इससे हमारी एप्रिसिएशन होगी और हम मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ आपको आपके लिए बनाते रहेंगे। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसका फार्मूला आपको बताएंगे, ट्रिक बताएंगे कि मोल के न्यूमेरिकल्स को किस तरह आपने सॉल्व करना है। अपना ख्याल रखिएगा, आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।